आज की एक और बड़ी खबर, नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, तो जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी सामने आई। बीजेपी कह रही है कि चौकीदार नीरव मोदी को वापस ले आया। अरे यार और बीजेपी कह रही है कि चौकीदार नीरव मोदी को वापस ले आया। अरे यार और आइए अब देखते हैं कुरुक्षेत्र में आज के सवाल। क्या आपकी बार चौकीदार से बनेगी सरकार? चौकीदार को चोर कहना क्या कांग्रेस की भूल, या कांग्रेस की गाली वाकई मोदी के लिए गहना साबित होगी? और क्या देशभक्त चौकीदार से हर भ्रष्ट को है कष्ट? शाम 6:20 से बिना ब्रेक की होगी 40 मिनट की नॉन स्टॉप बहस। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। 40 मिनट तक बिना किसी ब्रेक के नॉन स्टॉप चर्चा होगी और बात करेंगे आज हम मैं भी चौकीदार बनाम चौकीदार चोर है के नारे के ऊपर। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राकेश सिन्हा साहब, राज्यसभा के सांसद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और कल जाने आप लोगों से बात हो ना हो, तो पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवारों को। तो शुरुआत राजीव जी पहले आपसे ही करें, क्योंकि मोदी जी बोले थोड़ी देर पहले, याद आया आज उनका भाषण सुन के 2014 में जब मणिशंकर अय्यर साहब ने उनको चाय बेचने की सलाह दी थी, उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। आज उनकी बातों को सुन के ऐसा लगा जब उन्होंने कहा गाली को गहना बनाऊंगा, कहीं राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहकर कोई भूल तो नहीं कर दी? देखिए सौरभ जी, मैं मोदी जी के कुछ 3 बयान सुनाता हूँ, जीएसटी पर, आधार पर और एफडीआई पे। वो सुनिए। फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है जी। और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है राजीव जी, बाकी का आप बता दीजिएगा। मैं समझ गया आपका मतलब, आशय समझ गया। आप ये उनके 14 से पहले के बयान सुनवा रहे हैं। राजीव त्यागी 14 से पहले के मोदी जी के बयान सुनवा रहे हैं, ठीक है जी, आगे बताइए आप। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री महोदय जी को बहुत सम्मान से हमेशा कहा है और उनका नाम जब भी लिया सम्मान से लिया है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जी से कुछ सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि यदि आप चौकीदारी कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, तो देश की जीडीपी क्यों घट गई? यदि आप बेहतर प्रधानमंत्री थे और बेहतर तरीके से चौकीदारी कर रहे थे, तो देश में 4 करोड़ रोजगार कैसे खत्म हो गए 2011-12 के मुकाबले 17-18 में? और ये सीएसएसओ का जो डाटा आज छप गया है बाई चांस इंडियन एक्सप्रेस में, उसके हवाले से मैं कह रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि देश के किसानों की आमदनी 18 साल से सबसे निचले स्तर पर कैसे चली गई, ये चौकीदार साहब को बताना पड़ेगा। चौकीदार साहब को यह भी बताना पड़ेगा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या कैसे फरार हो गए यदि वो 18 घंटे काम कर रहे थे। वो तो पकड़े गए। महोदय को यह भी बताना पड़ेगा, नीरव मोदी पकड़े गए। कृपया ये बताएं कि राफेल की फाइल कैसे चोरी हो गई। 1 मिनट सुनिए। नीरव मोदी जो पकड़े गए उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं टेलीग्राफ को, द टेलीग्राफ को, जिसके पत्रकार ने उसको ढूंढ निकाला, जबकि ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाएं सोती रह गई और उन्हें पता नहीं था कि कैसे बात कर रहे हैं राजीव त्यागी जी, आरोपों से कोई गुरेज नहीं है। अनेकों देशों में ट्रेवल कर रहा था। अब टेलीग्राफ के पत्रकार, एक पत्रकार ने उसको ढूंढ लिया, इसीलिए उसको गिरफ्तार करना पड़ा लंदन की पुलिस को। यह तो अजीब बात है, अजीब तर्क है। गिरफ्तार इसलिए किया गया सर क्योंकि कोई सबूत नहीं होगा। नीरव मोदी पे बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्लीज। तो 3 सवाल बता दें। पहला सवाल नीरव मोदी पे कि नीरव मोदी 1 जनवरी को भागा और 6 जनवरी को सीबीआई ने लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया, पहली बात। दूसरी बात, नीरव मोदी का 8 महीने बाद पासपोर्ट कैंसिल क्यों हुआ। तीसरी बात, नीरव मोदी का इंटरपोल नोटिस आने के बाद भी 7 महीने सरकार को क्यों लगे ईडी और सीबीआई को जगाने में। ये 3 प्रश्नों का जवाब दे दें और मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ, चौकीदार बिल्कुल बेहतर काम कर रहे थे। लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं
चौकीदार महोदय से बहुत विनम्र निवेदन है कि चौकीदार महोदय आप ये बता दें कि 500 जवानों की शहादत कैसे हो गई। आपने कहा था कि पाकिस्तान आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। चौकीदार महोदय ये बता दें कि 5965 बार सीमाओं का अतिक्रमण करने का काम पाकिस्तान ने, जब आपके आरोपों के जवाब ले रहा हूं मैं एक एक करके। गौरव भाटिया जुड़ गए हमारे साथ। गौरव भाटिया जुड़े। गौरव जी, आप पूरी बात सुन पाए नहीं सुन पाए, मैं शुरुआत की बातें बता देता हूं। इकोनॉमी को लेकर के राजीव त्यागी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। जीडीपी क्यों गिर गई, रोजगार क्यों खत्म हो गए। आज के अखबारों में भी कुछ सर्वे छपे हैं, कुछ आंकड़े छपे हुए हैं। और उसके बाद की बातें आपने नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और इन सब के बारे में तो आपने सुनी ली है। और प्रियंका गांधी ने आज एक बात की है, वो जोड़ दूं तो आप जवाब दे दें। उन्होंने कहा यह प्रचार की सरकार है, प्रचार से चलने वाली सरकार है, सिर्फ नारों से काम बन जाएगा आपका इस चुनाव में। सौरभ जी, देखिए, मैं समझता हूं कि पूरा देश ये बात जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, उनकी कर्तव्य परायणता और विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं लगा सकता है। और खासकर वो परिवार जिसके राहुल गांधी खुद बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं और रॉबर्ट वाड्रा खुद बेल पे हैं, वो नहीं। आपको याद होगा कि चौकीदार चोर है जैसे अपशब्द कहे राहुल गांधी ने, और ये तब कहे जब सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल में फैसला दे दिया कि ये जो अग्रीमेंट किया गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये देश हित में है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद भी आप इस तरह के अनर्गल बयान लगाते रहे, तो एक जन आंदोलन खड़ा हो गया, मैं भी चौकीदार करके। और ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि देश का आम नागरिक जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, रॉबर्ट वाड्रा की तरह किसानों की जमीन हड़प कर नहीं, राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड और बाकी कंपनियों में डायरेक्टर बन के नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। और ये कैंपेन वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रेंडिंग जो है कैंपेन बना। 20 लाख इसके ट्वीट और रीट्वीट हुए। 1 करोड़ लोगों ने प्रतिज्ञा ली नमो ऐप पे, मैं भी चौकीदार और भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, आपको याद होगा कि जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, रोज न्यूज़पेपर खोलिए तो वहां घोटाले का जिक्र होता था। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, और अब हम देख रहे हैं 80-20 स्कैम और बाकी लोगों के जो स्कैम है, कार्ति चिदम्बरम स्कैम। बदलाव ये आया कि 3 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी ने इंसॉल्वेंसी कोड के तहत करी है। क्रिश्चियन मिशेल को कांग्रेस कहती थी कभी वापस नहीं आएगा, वो भी वापस आया। और नाम किसका लिया? गांधी परिवार, खानदानी चोरों का। उसके बाद ललित, ये जो नीरव मोदी हो चाहे वो विजय माल्या हो, ये भी वापस आएंगे। चलिए ठीक है गौरव भाटिया, राजीव त्यागी नोट कर रहे हैं, आपके सारे पॉइंट जवाब देंगे सिलसिलेवार तरीके से। मैं तो देखिए इन मुद्दों की डिटेल में जाने से पहले तो जो पॉलिटिकल स्लोगनरिंग चल रही है, इसकी इफेक्टिवनेस जानना चाहता हूं आपसे, किसमें कितना दम है। एक बार राकेश सिन्हा साहब, सर एक तरफ है चौकीदार चोर है का नारा, दूसरी तरफ है मैं भी चौकीदार का कैंपेन जो अभी अभी शुरू किया गया है। अब आपको क्या वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक आरोप को अपने लिए हथियार के तौर पर चुनकर एक कामयाब टैक्टिक्स दिखाई है? देखिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में जब से 1952 से चुनाव हो रहा है, जब जब विपक्ष ने नकारात्मक रुख अपनाया है, विपक्ष को मुंह खाना पड़ा है। इसका मैं उदाहरण में हम अपने ही लोगों से दे रहे हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और तब के महागठबंधन ने, जिसमें जनसंघ, सोशलिस्ट, बाकी पार्टियां थी, तब जो इंदिरा गांधी जी का जेन्युइन विरोध हो रहा था, लेकिन प्रचार का तरीका गलत था और मुंह खाना पड़ा। सिर्फ महागठबंधन उस समय का ग्रैंड अलायंस हार गया। आज जो कहा गया चौकीदार चोर है, यदि कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी जी पर, हम पर, गौरव भाटिया पर, सब पर सवाल खड़ा करने का, लेकिन कहते तुम चौकीदार नहीं हो। लेकिन चौकीदार चोर है पूरी राजनीतिक संस्कृति, विमर्श की संस्कृति को जिस स्तर पर ले जा रही है, वो कम से कम कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देती है, जो पार्टी 150 साल लगभग पुरानी है। मैं एक बात अब कहना चाहता हूं, उन्होंने एक रोजगार पर सवाल उठाया। एक छोटा सा उदाहरण, राजीव जी बहुत होमवर्क करके आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, वो अलग प्रवक्ता है। एक चीज बताइए, मोबाइल भारत में बनना शुरू हुआ और 3 लाख करोड़ की हिंदुस्तान की बचत है। 3 लाख लोगों को सिर्फ अभी, मैं 6 महीने पहले का आंकड़ा दे रहा हूं, रोजगार मिला सिर्फ एक छोटी सी चीज से। 90,000 करोड़, जिसको 900 बिलियन कहते हैं रुपीज, कहाँ बचा मालूम है? डिजिटलाइजेशन जो मिडिल मैन हट गए, डिजिटलाइजेशन के कारण 90,000 करोड़ बचत हुआ। यदि देश में संपन्नता नहीं है तो क्या देश में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है?
स्वरोजगार का जो नई अवधारणा नए तरीके से शुरू हुई है, जिसमें दलितों को भी बैंक से आसानी से लोन मिल रहा है, सभी लोगों को बैंक में आसानी तरह से नौकरशाही, लाल फीताशाही खत्म कर दी गई। वो स्वरोजगार को के आंकलन करने का अभी कोई मेथोडोलॉजी हमारी एजेंसियां डेवलप नहीं कर लेकिन पाई। फिर ये जो आपका तर्क है, राकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, सुनिए ये तर्क दोनों तरफ लागू होता है। एक बात मैं पूरी कर लूं, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बात कर लूं। देखिए, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद, डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद और जो कॉर्पोरेट करप्शन के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया है, जो सॉल्वेंसी पर कानून लाया है, एक ऐतिहासिक कानून है जिसका असर है कि सभी कंपनियां अपने बचाव में लगी हुई हैं। मैं राकेश सिन्हा जी आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि देश के अंदर इस वक्त ऐसा कोई सिस्टम या मेथोडोलॉजी नहीं है लंबे समय में जिससे कि नौकरियां कितनी है, किसको कितना रोजगार मिला, इसका आकलन किया जा सके। सर एक सवाल मेरा ये है, देखिए अरुण जेटली जी ने, एक मिनट, हाँ गौरव एक मिनट, अरुण जेटली जी ने एक सर्वे का हवाला देकर के ये थोड़ी दिनों पहले कल ही उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 13.5% रोजगार बढ़ गए, रोजगार पैदा हुए। आज ही अखबार में खबर छपी है कि वर्षों के बाद देश की वर्कफोर्स कम हो गई है, करोड़ों लोग वर्कफोर्स में कम हो गए। तो किस पर यकीन करें? इसका जवाब राकेश सिन्हा ही देते हैं पहले। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए जो एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, और जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं पटना में था, 2 लोग पुणे से मल्टीनेशनल का जॉब छोड़कर, मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि बिहार में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं थी, मल्टीनेशनल से जॉब छोड़कर मेक इन इंडिया में काम कर रहे थे। वो मेरे पास टीवी चैनल में सेल्फी के लिए, मैंने पूछा आप कहाँ हैं, मैं पुणे। ऐसे मुझे सैकड़ों उदाहरण मिले देश भर में घूमने पर। जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, पहली बार रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब तक 150 सालों से ब्रिटिश रेजिम से हम सुनते रहे, यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता था, यहाँ की प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं। पहली बार, मैं नहीं कहता हूं कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन वह ट्रेड शुरू हो गया है कि विदेश की प्रतिभा हिंदुस्तान आ रही है, दिल्ली की प्रतिभा राज्य की कैपिटल में जा रही है, राज्य की कैपिटल की प्रतिभाएं डिस्ट्रिक्ट और गांव में जा रही हैं। अब जाइए, बहुत से आईआईटी के पढ़े हुए नौजवान अभी गांव में जाकर अपने ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, घनश्याम तिवारी को चर्चा में ला रहा हूं। राकेश जी एक मिनट, आपकी बात पर बोलना चाह रहे हैं। घनश्याम तिवारी, अब इसका मतलब कोई झूठ बोल रहा है? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में मैं तो सर ये कह रहा हूं, इसका मतलब या तो इसका मतलब या तो सरकार झूठ बोल रही है या फिर विपक्ष को हवा ही नहीं है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। घनश्याम तिवारी, अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए राकेश सिन्हा सांसद हैं, देश की संसद में बैठते हैं, कम से कम देश से सच बोलना चाहिए। ये है आज का अखबार कहता है, शुद्ध हेडलाइन है, ये ऐसे अखबार है जिसमें मोदी सरकार हर रोज करोड़ों का विज्ञापन देती है। इसके बावजूद ये अखबार क्या कह रहा है, चीख के कह रहा है, इस देश में 2 करोड़ युवा रोजगार से हट गए। इन्हीं अखबारों ने बताया कि किसानी में जो वेज की वृद्धि दर है, तनख्वाह की, आमदनी की वृद्धि दर है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे न्यूनतम है। यही अखबार कह रहे हैं कि जो 2010 में देश में प्राइवेट निवेश 3,70,000 करोड़ होता था, इस साल 80,000 करोड़ हुआ है। यही अखबार कह रहे हैं कि मुद्रा लोन जिन्होंने दिया, जिसका ये डेटा नहीं ला रहे हैं, पिछले 9 महीने में 15,000 करोड़ का एनपीए है, जो कि 53% ज्यादा है। लेकिन मोदी सरकारों ने प्रचार के सामने अखबार को छोड़ दिया है। ये इन्होंने कहा कि सब चौकीदार बन जाओ, अब रोजगार की जरूरत नहीं है। जो सरासर झूठ बोले, इस सरकार को जिसने आईना दिखाया, सरकार ने उसे दरकिनार कर दिया। एनएसएसओ डेटा के लिए चीफ स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने आईना दिखाया। 36 साल से वो व्यक्ति उस संस्था में काम कर रहा था, मिस्टर मोहनन, दरकिनार कर दिया गया। नीति आयोग ने कहा हम नई रिपोर्ट लाएंगे, नीति आयोग ने रिपोर्ट नहीं लगाई। इस दुनिया के 108 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आईना दिखाया, सरकार ने बोला कि ये मायने नहीं रखते। ये वो अर्थशास्त्री हैं जिसने दुनिया भर की सरकारों में अपना नाम कमाया है डेटा के आधार पर रिसर्च करने की। ठीक है घनश्याम जी, आरोप देश की नाक, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आज प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया। गौरव भाटिया जवाब में, प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश के लिए नई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है ये चुनाव, क्योंकि आज तो आदमी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जिसका भी उदाहरण दे रहे थे घनश्याम तिवारी। थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ, हम लोगों ने कैंपेन चलाया, मैं भी चौकीदार ईमानदारी का प्रतीक है, और नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस भी कैंपेन चलाने वाली है, मैं हूं खानदानी चोर, और समाजवादी पार्टी भी चलाएगी, मैं भी टोटी चोर। सरकारी बंगले से टोटी चुरा लेते हैं, बताइए जनता इन पे क्या विश्वास करेगी? इस तरह की भाषा को मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूं। कार्रवाई जो लोग तलवे चाटते हैं, दूसरे को चोर कहते हैं, तलवे चाटने वाले लोग, जो खानदानी तलवे चाटने वाले लोग हैं, वो बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्री गायत्री प्रजापति थे, अब बीच में ना बोले। देखिए ये बहस जो है, ये बहस अभी मुद्दों पे चल रही है, कहीं की
कहीं चली जाएगी, एक मिनट दोबारा शुरू करते हैं, कहीं की कहीं चली जाएगी बहस, नहीं तो गौरव भाटिया जी आपके शब्दों पर, घनश्याम जी ठीक है उनको आपके गौरव को बोलने दो, उनको आपके शब्दों पर थोड़ी वो एतराज था, अपना पॉइंट आप मुद्दे पर रख के कहिए। बोलिए, दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, देश की जनता को भी एतराज है जब राहुल गांधी अनर्गल बयान देके देश के प्रधानमंत्री को चोर बुलाते हैं। माफी मांगे राहुल गांधी, सारे शब्द वापस ले लूंगा और मैं तथ्यों पे ये बात उठा रहा हूं। अब मैं आता हूं रोजगार पे। सीआईआई का सर्वे आया जो मेरे हाथ में है रोहित जी, सबसे बड़े पैमाने पे ये सर्वे हुआ है। 1,05,347 एमएसएमई जो हैं उनके बेसिस पे 1.5 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर हर साल पैदा हुए, मतलब 7 करोड़। दूसरी बात, ईपीएफ डेटा पिछले 12 महीने का क्या कहता है? 1,35,00,000 नए अकाउंट बने, कहीं ना कहीं नए रोजगार के अवसर पैदा हुए होंगे। मुद्रा योजना 15,60,00,000 लोन दिए गए, खासकर युवाओं और महिलाओं को, मतलब रोजगार के अवसर पैदा हुए। स्किल डेवलपमेंट में 1 करोड़ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी, रोजगार के अवसर हमने पैदा किए। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के, बताएं 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कितने रोजगार के अवसर दिए? और समाजवादी पार्टी बताए कि आजम खां की भैंसे ढूंढने के अलावा कौन सा सकारात्मक काम किया? किसानों को 1 रुपए का चेक देते थे, दुर्गा शक्ति नागपाल पे कार्रवाई कर दी, गायत्री प्रजापति। अब आपको रोजगार पर पहले जवाब चाहिए या भैंसों पर? पार्टी के लिए घोटाले गौरव भाटिया, उनको पुनः मंत्री बना दिया। अभी आपको रोजगार का जवाब पहले दिलवाएं या भैंसों का जवाब दिलवाएं? पहले दोनों बैठे हैं, दोनों पे पूछिए, दोनों पे चलिए। पहले रोजगार चाहता हूं, राजीव त्यागी पहले, घनश्याम जी उनके बाद। घनश्याम जी 1 मिनट में जवाब दे दूं प्लीज। मैंने बहुत धैर्य से गौरव भाटिया जो मेरे छोटे भाई, उनको बड़े प्यार से सुना। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। उन आरोपों पे एक ही बात कहनी है कि यदि चौकीदार मुस्तैदी से काम कर रहा था तो जिन पे वो आरोप लगा रहे हैं वो जेल में क्यों नहीं है, जेल में होने चाहिए थे, उसके बारे में मुझे बताएं अगली डिबेट के सेगमेंट में। शायद सुनने में आपको दूसरी बात, गौरव भाटिया जी ने, हमारी एक गलती राजीव जी रही, एक 50 साल का, प्लीज एक 50 साल का बच्चा है, प्लीज गौरव भाटिया, मेरी आवाज बहुत बुलंद है, जब मैं बोलना शुरू करूंगा आप बोल नहीं पाओगे, प्लीज। गौरव भाटिया, गौरव सुन लीजिए, गौरव भाटिया। गौरव जी, राजीव त्यागी जी बहुत खामोशी से सुन रहे थे, किसी को इंटरप्ट नहीं किया इन्होंने। गलत बात है, आप चारों लोग सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह आचरण करो गौरव भाटिया। ठीक, राजीव करो, ठीक हो गया, कंट्रोल में सब। हाँ हो गया। सवाल पूछा, अगर हिम्मत हो मैं कुछ आंकड़े। चलिए ठीक है। एक पॉइंटेड सवाल उनका है, आप इनसे रोजगार के आंकड़े मांगते हैं, अपने जमाने के रोजगार के आंकड़े भी आज दे दें। राजीव त्यागी प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी देखिए, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि यह सरकार प्रचार तंत्र की सरकार है। विगत 10 सालों में जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो प्रत्येक वर्ष 265 करोड़ 82 लाख रुपए हम खर्च किया करते थे। इस सरकार ने 1071 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च करने का काम किया। प्रचार में यह सरकार हमसे आगे निकल गई। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल हुआ करता है हमारे $2.5 $104 से लेकर के $146 तक कर रहा, लेकिन इस सरकार ने मिला नहीं सौरभ जी, सरकार ने $36 प्रति बैरल लेने के बाद भी लोगों को पेट्रोल डीजल महंगा देने का काम किया। कंप्लीट कर। दूसरी बात, अब मैं आता हूं राकेश सिन्हा जी की बात पे। राकेश सिन्हा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। राकेश सिन्हा जी, आरएसएस को फिर ये क्यों कहना पड़ा कि देश ने 70 साल में बहुत तरक्की की और देश में सभी की सहभागिता है उस तरक्की में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। आरएसएस को ये क्यों कहना पड़ा कि देश में युद्ध के हालात नहीं है, उसके बाद भी सैनिकों की शहादत हो रही है? मोहन भागवत जी का बयान है। और मैं आपसे बहुत विनम्रता से राकेश सिन्हा जी पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहूंगा आप मंत्री बने, लेकिन 10 साल में भ्रष्टाचारी निकम्मी निकलनी कांग्रेस की सरकार। आप एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए थे अयोध्या पर, उसका क्या हुआ? अयोध्या पर आपने श्री राम को छलने का काम किया, मां गंगा को छलने का काम किया। अब राजीव त्यागी जी आपने बोल लिया, राजीव त्यागी जी आपकी बात पूरी हो गई। राजीव त्यागी आपकी बात पूरी हो गई तो मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, अब राजीव त्यागी जी मुझे आपसे पूछना है, ये गौरव आपने, सब लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसके जवाब मिले जी। आपकी पार्टी समेत पूरा विपक्ष इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप यह लगाता है कि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था, कहां गए? इसका मतलब आप आंकड़ों के साथ कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार नहीं आए,
इन्होंने आपसे अभी पूछा आपकी 10 साल की सरकार में हर साल कितने रोजगार आते थे, इसका कोई आंकड़ा है तो दे दीजिए। हाँ, यस, बस धन्यवाद सोनू। देखिए बिल्कुल देता हूं। 2009 से लेकर के 2013 के मध्य में कांग्रेस पार्टी ने 28 लाख लोगों को रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2017 तक 50 लाख लोगों को कुल रोजगार दिया। कांग्रेस पार्टी के समय में अगर बाहरी कर्ज 47 लाख करोड़ हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में 82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके बारे में पूछ लीजिए, यदि 3 लाख करोड़ आपने बचाए थे और 11 लाख करोड़ आपने पेट्रोल डीजल में बचाए थे, 4 साल में 28 लाख करोड़ रुपए कैसे कर्ज हो गया देश के ऊपर? देश के ऊपर 2009 से 2013 आपने राजीव त्यागी फिगर मुझे दिया 28 लाख रोजगार, 28 लाख रोजगार का फिगर आपने दिया है। अब आरोप इन पे यह है कि 28 लाख को, और ये 28 लाख 4 साल के हैं, 4 साल के, यानी एक साल का 7 लाख रोजगार औसतन। अगर ये हमारे जो फिगर है, जो फिगर मैंने दी कांग्रेस पार्टी की, वो 2009 से लेकर 2013 के मध्य की है जी। और निश्चित रूप से मैं पूछना चाहता हूं सरकार ये से, सालाना फिगर है कि पार्टी के टाइम ये पे सालाना फिगर है कि 4 साल की टोटल है? आपके टाइम पे 7% क्यों 4 साल में 4 साल की टोटल है या हर साल टूट गई? नोटबंदी के बाद क्यों 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के रोजगार चले गए? प्रत्येक दिन 30,000 नौजवानों के रोजगार आप ये सारे सवाल पूछे इनसे, मैं तो आपने आंकड़ा दिया उसकी बात कर रहा हूं। आरबीआई 4 साल में 28 लाख रोजगार दिए आपने। हम लोग बेहतर एमएसपी देते थे। यूपीए 2 ने 4 साल में 28 लाख रोजगार दिए देश को। अगर यह हकीकत है तो फिर आपको क्या आपको सवाल पूछने की, इनसे सवाल पूछने की आपको कहां से हिम्मत आती है राजीव त्यागी जी? अगर आपने 4 साल में 28 लाख रोजगार दिए और आपने बोला, मैंने नहीं बोला। देखिए जेस, हमने हाँ बता देता हूं, 7 लाख रोजगार प्रत्येक साल के हिसाब से हमने रोजगार दिया। मोदी सरकार ने वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। मोदी सरकार ने वादा किया था कि कॉस्ट प्राइस पे 50% एमएसपी जोड़ करके हम प्रॉफिट देने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने वादा किया था कि 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी सरकार ने वादा किया था कि कालाधन लेकर के आएंगे। मोदी सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार ने वादा किया था कि 6 दिन आएंगे। मोदी सरकार 4 साल में 5 साल में 5 नए नारे सारी बातें अपनी जगह पर हैं, नारों पे खेलने का काम करती सारी है, बातें अपनी और जगह पर हैं। बेवकूफ समझती है। 19 में लोग बेवकूफ नहीं आप बनेंगे। कह रहे हैं, अब राजीव त्यागी अब सुनना पड़ेगा आपको। देखिए अब सुनना पड़ेगा। आपने कहा, और मैं मानता हूं यह आंकड़ों में आया, ये जर्नल्स में छपा, अखबारों में छपा कि 45 साल में सबसे बड़ी सबसे चरम पर है बेरोजगारी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। अगर आप खुद अपनी सरकार का आंकड़ा कोट करते हैं कि आप लोग एक साल में 7 लाख रोजगार देते थे, सिर्फ एक मिनट सुनिए, अगर आप एक साल में 7 लाख रोजगार देते थे, इसका मतलब ये सरकार एक साल में 7 लाख रोजगार भी नहीं दे रही है। ये सरकार 7 लाख रोजगार एक साल में नहीं दे पा रही, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। टीवी के सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, राकेश सिन्हा, उनको बहुत स्पष्ट बता दूं, सुनिए, सीएसएसओ के आंकड़ों के हिसाब से सारे आंकड़े मान लिए, मैंने सारे आंकड़े मान लिए। राजीव जी आपने आंकड़ा दिया वो है, जो आपने आंकड़ा दिया वो सबसे बड़ा है। राकेश सिन्हा, ठीक है, राकेश सिन्हा, मैं बोलूं। देखिए, चुनाव का मौसम है, आरोप प्रत्यारोप चलेगा। अखबार ने जो लिखा, मेरा सवाल है आपके राकेश सिन्हा जी, अखबार ने जो लिखा मोहन भागवत जी के बयान पे जरूर बोलिएगा। आप सुन तो लीजिए, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जो आर्टिकल 370 में जरूर बोलिएगा। राजीव जी बोलेंगे वो, सुनिए। अरे आप तो कितना सवाल पूछेगा, 20 मिनट का डिबेट ही है। मैं एक बता दूं, पहली बार अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी सुधार हुआ, जो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उम्मीद है सच बोलेंगे। के बाद सुनिए, राकेश जी को सुनिए, बड़े आप लोग बोलिए, मैं तो गौरव हो सकते हैं। गौरव आप भी और राजीव जी आप भी, एक मिनट, वो बोल रहे हैं, उनकी बात बीच में अटक जाती है। मेरे बीच में, मेरे और राकेश सिन्हा जी के बीच में आने की जरूरत नहीं है गौरव। अच्छा, प्लीज, मैं तो आ सकता हूँ ना सर, राजीव जी, मैं तो आ सकता हूँ। सौरभ, मुझे तो आने का अधिकार है ना, उनको बोलने, आप आ सकते हैं। हाँ, कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए राकेश जी। देखिए, मैं एक बता दूं, स्वागत है राकेश सिन्हा जी, बोलिए। कि सरकार के एक जो वैशिष्ट है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो वैशिष्ट है वो सुन लीजिए, वो दुनिया के कोई भी अर्थशास्त्री हो उस वैशिष्ट को मानेगा। इन्होंने अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी सुधार किए हैं, और बुनियादी सुधार हमेशा दीर्घकालिक
परिणाम देता है। उसका एक बुनियादी सुधार का उदाहरण देता हूं। कोई अर्थशास्त्री मुझे गलत साबित कर देगा, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। इनफॉर्मल सेक्टर इस देश में सबसे बड़ा सेक्टर था, 2.5 करोड़ लोग, उसमें 2.5 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर था। जीएसटी के बाद इनफॉर्मल सेक्टर जिसको लोन नहीं मिल पाता था, जो बैंक से जो 50,000 1 लाख की इंडस्ट्री चलाता था, वो रोजगार नहीं दे पाता, वह इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर बन गया। अब जीएसटी कारण सबको लोन मिल सकता है बैंक से, जैसे अंबानी और अडानी लोन ले सकते हैं, वैसे मेरे गांव का एक व्यापारी जिसका 50,000 का काम है वह भी लोन ले सकता है। उसके कारण रोजगार में 10 टाइम्स अर्थात 2.5 करोड़ यदि इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें 1.5 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर भी 10-10 लोगों को रोजगार देने का एवरेज आ रहा है, तो लगभग 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार अगले 2 साल में मिलेगा। इसलिए जो बुनियादी सुधार है उसको स्वीकार कीजिए, सरकार की जहां आलोचना करना कीजिए। जब अनफाउंडेड एलिगेशन लगाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता जाती है। जब चौकीदार चोर है कहते हैं नीरव मोदी पकड़ा गया, जिस नीरव मोदी पर बार बार राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, जिसकी पार्टी में राहुल गांधी शामिल हुए थे, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। देखिए जो कुछ पेचीदगियां होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सरकार ने नीरव मोदी को पकड़ लिया। क्या कांग्रेस प्रचार करती थी? छोटा मोदी, मोटा मोदी, बड़ा मोदी, क्या यही प्रचार? देश का डिस्कोर्स चला गया। कांग्रेस संपूर्णानंद की पार्टी थी, कांग्रेस पीडी टंडन की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में कृष्ण सिंह हुआ करते थे, उस कांग्रेस में राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, चौकीदार चोर है। ठीक है। घनश्याम तिवारी जी, जो राकेश सिन्हा और गौरव भाटिया ने कहा वो ये है कि अगर चौकीदार चोर होता तो नीरव मोदी क्या गिरफ्तार होता लंदन में? क्या विजय माल्या की प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिलती लंदन में? एक घनश्याम तिवारी की बारी है। राजीव जी प्लीज। सौरभ जी, मैंने बड़ी ध्यान से राकेश सिन्हा जी की बात सुनी और गौरव जी की बात सुनी। 2 बातें ही कहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। पहले जो गौरव जी ने जिस सर्वे का जिक्र किया, उस सर्वे के पब्लिश होने से एक दिन पहले सीआईआई के प्रेसिडेंट ने कलकत्ता में बयान दिया, इस देश की सबसे बड़ी क्राइसिस जॉब क्राइसिस है। गौरव जी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने इस सर्वे ने 1,03,000 एसएमईज का सर्वे किया और उन एसएमईज ने बताया कि 1.5 करोड़ नौकरियां बढ़ी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक एसएमई में 100 से 150 नए लोगों ने ज्वाइन किया। अगर किसी एसएमई में 100 से 150 लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या वो एसएमई रहेगी? आप इंडिया टीवी एक बड़ा संस्था है, अगर 100 से 150 लोग ज्वाइन करते हैं तो आप सोचिए आप किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये सर्वे जो था वो देश को बहकाने के लिए था, वो गलत था। दूसरी बात जो राकेश सिन्हा जी ने कही और जो सवाल आपने राजीव त्यागी से पूछा, आज ही के अखबार में लिखा हुआ है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय से लेकर के मनमोहन जी आते आते देश के रोजगार की व्यवस्था में लगभग 2 करोड़ नए लोग आए थे। 25 करोड़ से 27 करोड़ हो गया था। उसके बाद अगले 5 सालों में वो 27 करोड़ से 30 करोड़ हुआ। मोदी सरकार पहली सरकार है कि वो 30 करोड़ से 28 करोड़ हो गया। यानी कि वाजपेयी जी से लेकर के अभी तक ये मोदी सरकार वो पहली सरकार है जब नेशनल लेबर फोर्स जो पुरुषों का नेशनल लेबर फोर्स है उसमें 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। कम लोग हैं। यही हाल देश की शिक्षा व्यवस्था में है। ये सरकार सभी चीजों का सत्यानाश करके सिर्फ अपने ढोंग के लिए बड़े बड़े इश्तिहार निकालती है। अखबार का फ्रंट पेज अगर ये लोग डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो ये काहे का इश्तिहार? चलिए अच्छा ठीक है, बात की बात का जवाब गौरव भाटिया से लेना। जो दर्शक है वो देख रहा है ठीक रोजगार गौरव भाटिया जवाब देंगे। शिक्षा बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? अगर वो किसान सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक प्रश्न पूछा था और पहले जिम्मेदारी से भाजपा सरकार के आंकड़े रखे थे। इन्होंने ये नहीं बताया ना समाजवादी पार्टी ने कि कितने रोजगार इन्होंने दिए। इन्होंने तो बताया ना 4 साल में 28 लाख, हर साल 7 लाख रोजगार दिए। राजीव त्यागी ने बताया, हाँ 28 लाख बताया, औसतन 7 लाख साल के। और जो आंकड़े मैंने रखे आपके चैनल पे, मैं दोबारा टाइम नहीं लेना चाहता था, फिर से बोल देता हूं एक बार। 1.5 करोड़ नौकरियां सीआईआई का सर्वे कहता है सालाना। 15 करोड़ 60 लाख मुद्रा योजना में लाभार्थी, मतलब कि हर साल आप देखिए तो 3 करोड़ के आसपास। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं सीआईआई का सर्वे 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जिससे रोजगार के अवसर। ईपीएफ डेटा 12 महीने का 1 करोड़ 35 लाख नई रोजगार के अवसर और नौकरियां मिली। इसमें खुद ही पर्याप्त है कि साल में कितनी नौकरियां हैं। कम से कम आंकड़ों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपने जिस सर्वे को कोट किया वो तो कह रहे हैं वो सर्वे भी फर्जी है। मैं आपको 4 चीजें बताता हूं जो 2004 और 2009 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कही। अपनी वादा पूरे नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने करा। और इस पे ध्यान दीजिएगा, 2004 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का सौरभ जी कहता था कि हम एक हेल्थ पॉलिसी लाएंगे
आयुष्मान योजना हम लाए, 50 करोड़ भारतीयों का जो है हमने कवरेज कराया, और ऐसे 11 से 12 लाख लाभार्थी भी हैं इस योजना के तहत। 70 साल आजादी के बाद पहली बार हुआ। इन्होंने कहा सामान्य वर्ग के लिए हम आरक्षण लाएंगे, 2004 का मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। इन्होंने कोई आरक्षण नहीं दिया सामान्य वर्ग में जो गरीब थे, हमने संवैधानिक संशोधन करके दिया। इन्होंने कहा था जीएसटी लागू करेंगे 2009 के मैनिफेस्टो में, 1 अप्रैल 2010 को, ये तो नहीं कर पाए सौरभ जी। चलिए ठीक है, हमने इच्छा शक्ति दिखाई, कॉन्सेंसस लाए और करा। ये दिखाता है किस तरह से देश का ईमानदार चौकीदार मेहनत करके और देश के जनता के लिए काम कर रहा है, देश को नई दिशा दे रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, मोदी जी खराब है, मोदी जी खराब है। आज प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे जब उस कार्यक्रम में थे जिसमें दावा किया गया कि 25 लाख चौकीदारों से, सुरक्षा कर्मियों से, सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने मुलाकात की। वहां राजीव जी उन्होंने कहा कि ये आदत है दरअसल नामदारों की कि कामदारों पर, जो भी आदमी काम करे, जो भी किसी बड़े परिवार से नहीं है, उसको भ्रष्ट साबित करें, उसको कामचोर साबित करें, उसको चोर साबित करें। देखिए, बहुत स्पष्ट बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की बात पर, कि प्रधानमंत्री महोदय, पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने 3 चुनाव जीते और तीनों चुनाव में 400 सीट के आसपास जीतते थे। आईटी दिए, आईएम्स दिए, बड़े बड़े बांध दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां दी, प्रजातंत्र को मजबूत किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, जय जवान जय किसान किया, 65 की युद्ध जीतने का काम किया। पंडित नेहरू ने गोवा का विलय करने का काम किया। इंदिरा जी बनी, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया, सिक्किम का विलय करने का काम किया, पोखरण विस्फोट किया, 71 में बांग्लादेश का गठन करने का काम किया। राजीव गांधी बोले, आईटी रेवोल्यूशन की, संचार क्रांति की, टेलीफोन के साथ साथ आपके के नाम से कंप्यूटर क्रांति करने का काम किया। फिर नरसिम्हा राव बने, उन्होंने आर्थिक क्रांति करने का काम किया। मनमोहन सिंह बने, जो कि अल्पमत की सरकार थी, उन्होंने 5-5, 6-6 राइट टू फूड से लेकर के, मनरेगा से लेकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर के, उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर वनवासी अधिकार नियम देने का काम किया। अब हम कामदार से पूछते हैं, कामदार बताएं कि नोटबंदी करने से देश को क्या फायदा हुआ। कामदार बताएं कि जीएसटी पूर्ण तरीके से लागू करने से देश को क्या फायदा हुआ। कामदार बताएं कि 500 जवान कैसे शहीद हो गए। कामदार बताएं यदि वो 18 घंटे काम कर रहे थे तो आरडीएक्स 250 किलो कैसे जम्मू कश्मीर में आ गया। कामदार बताएं कि पूरे देश में जिस तरह जातीय विद्वेष बढ़ा, धार्मिक विद्वेष बढ़ा, उसके लिए कामदार ने काम क्यों नहीं किया। नामदार बनने के लिए काम करना पड़ता है। आपने काम नहीं किया, आपने देश का काम लगाने का काम किया, इसलिए आप नामदार नहीं बन पाओगे। चलिए देखिए, मुझे तो खुशी इस बात की है कि इतने प्रखर प्रवक्ता बैठे हुए आज इंडिया टीवी के ऊपर गिनाने के लिए पंडित गौरव भाटिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। एक मिनट गौरव भाटिया, 1 मिनट, राजीव 1 मिनट, राजीव जी 1 मिनट रुकेंगे। गौरव भाटिया, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक एक सांस में अपनी उपलब्धियां बता दी। मैं आपको भी 40 सेकंड देता हूं। इन्होंने कहा 5 साल की बता दी, मैं आपको भी 40 सेकंड दे रहा हूं। क्या गौरव भाटिया, खत्म हुआ? राजीव जी सुनिए, खत्म हुआ? राजीव सौरभ जी, मैं आपको उपलब्धियां बताता हूं, और वो उपलब्धियां बताता हूं जो दशकों ये नहीं कर पाए, हमने किया। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल तक फाइल इधर उधर होती रही, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। देश को जीएसटी दिया, देश में आयुष्मान योजना लाए, हर भारतीय के पास आज सुरक्षा है कि चिकित्सा होगी, 50 करोड़ भारतीय लाभार्थी हुए। उसके बाद हमने नॉन परफॉर्मिंग असेट जो इन्होंने क्रिएट किए थे, उससे 3 लाख करोड़ की रिकवरी करी। राफेल डील ये 10 साल नहीं कर पाए, 16 महीने में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर दी। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 150% और किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना देंगे। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबरर्स है, 12 करोड़ लाभार्थी है, उसके ऊपर पेंशन स्कीम मिलेगी। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी। आप बताइए, वीवीआईपी चॉपर दे रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं ले रहे थे सेना के सेनानियों के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया बुलेट प्रूफ जैकेट। ये फर्क है एक मजबूत सरकार में और मजबूत सरकार होती। 26/11 के हमले के बाद देश की वीर वायु सेना ने कहा, मनमोहन सिंह जी अनुमति दीजिए, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। अपनी अपनी उपलब्धियां दर्शकों के सामने रखी है। दर्शक यानी कि वही वोटर भी है। चलिए देखिए, मैंने आप दोनों को मौका दिया बराबर का कि आप लोग अपनी अपनी उपलब्धियां बता सकें, आपने बता दी। चलिए ठीक है। राजीव जी, आपने कल जेटली जी का ब्लॉग पढ़ा होगा। दिक्कत आ रही है। 1 मिनट, राजीव जी आप सुनते नहीं है जब आप बोलना शुरू करते हैं। 70% प्रोडक्शन। जेटली जी ने कहा कि इस वक्त आप लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं इसको राकेश सिन्हा के पास लेकर के जा रहा हूं पहले, उसका जवाब घनश्याम तिवारी देंगे बाद में। उनका यह दावा है, राकेश सिन्हा, कि कोई भी
5 साल चलने वाली पूर्ण सरकार इतनी तेज गति से आर्थिक तरक्की नहीं कर पाई है जितनी इस सरकार ने की है। इस आंकड़े को सही मानते हैं? बैकवर्ड तरक्की कर रही है, बैकवर्ड का प्रयोग किया है। ये तो सरकार बैकवर्ड तरक्की कर रही जेटली है। जी ने जिस फ्रेज का प्रयोग किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजिंग रिफॉर्म। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए गए उसका पॉपुलिज्म से कोई संबंध नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए, जो उसका पॉपुलिज्म से कोई संबंध नहीं है, वो वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने वाले सुधार है। वन नेशन वन लॉ जीएसटी हमने लागू किया। राहुल गांधी ने कितने व्यवधान डालने की कोशिश की, कितने प्रकार का दुष्प्रचार किया। दूसरी बात सुन लीजिए, डिमोनेटाइजेशन की बात करें, डिमोनेटाइजेशन तो आर्थिक सत्याग्रह था। देश की आर्थिक संस्कृति को बदलने का जितना बड़ा काम डिमोनेटाइजेशन ने किया वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जो लोग डिमोनेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं वास्तव में उस पीड़ा से गुजर रहे हैं जिनके ब्लैक मनी धो दिए गए। बहुत से नॉन अननोन ब्लैक मनी का जिनको पीड़ा है, कांग्रेस से उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रही है, समाजवादी पार्टी उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन आम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का समर्थन किया। तीसरी बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलप हुआ, जो वाजपेयी जी की सरकार में हुआ और मोदी जी की सरकार में हुआ। आप एवरेज बता दीजिए, यूपीए सरकार में नेशनल हाईवे कितना बनता था, मोदी जी की सरकार में नेशनल हाईवे कितना बना? आप एवरेज बताइए, वाटरवेज में क्या सुधार हुए? आप बताइए डैम कितने बने? आप बताइए गंगा का शुद्धिकरण कब हुआ? अरे गंगा को आपने कहां नहीं लाकर छोड़ा था? गंगा को मां मत कहिए। मैं जानता हूं कांग्रेस के लोग गंगा मां नहीं बोलेंगे, लेकिन गंगा की पवित्रता की तो बात करेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज। हिंदुस्तान के इतिहास में जो सुधार के काम पिछले 5 सालों में हुआ वो 55 सालों में नहीं हो पाया था। राजीव त्यागी, देखिए, मेरे मित्र जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, जिनका नाम राकेश सिन्हा है, कुछ तो मजबूरियां हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और तुम्हारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हो। ये 2 शेर पढ़ देता हूं उनके शान में। तो राहुल गांधी गंगा के बारे में सीएजी रिपोर्ट कहती है कि 20,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, आपने कुछ 5,000 करोड़ रुपए दिए। गंगा के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गंगा के आचमन लेने लायक नहीं है, इसलिए जगह जगह मोदी सरकार बकायदा बोर्ड लगवाए कि ये आचमन लेने योग्य या जल नहीं है। की सरकार के बारे में हजारों करोड़ माँ है, वो माँ उदार होती है, माँ सबको गले लगाती है, माँ की साड़ी भी मैली होती है, तब भी बच्चा जाके उससे निपट जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गंगा के पानी का माँ के लिए कहा था ना कि मैं माँ के दर पे आया हूं, माँ ने बुलाया है, गंगा को निर्मल बनाया है, राम मंदिर बनाएंगे। गंगा गए तो गंगा को साफ करने की बात की, गाय की बात की तो आपने कहा गाय की हत्या बैन कर देंगे। भगवान राम का बनाएंगे। अब आप भगवान राम को भी काल्पनिक बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं आखिरी सेकंड में घनश्याम तिवारी के पास जाना चाहता हूं। घनश्याम जी, अब ये चुनाव चौकीदार पर तो आ ही गया, इतना तो सही है ना? चौकीदार चोर निकला, चौकीदार ने काम किया, वोट तो चौकीदार पे ही होगा। घनश्याम तिवारी की आवाज है। गाय को आपने ठगा और पूरे देश में आपने, बोलिए। देखिए, जब मैं नहीं सुन पा रहा तो मैं क्या कहूंगा कि दर्शक कितना सुन पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बात रखना चाहता हूं। बहुत छोटी सी बात रखूंगा कि मोदी सरकार के नारे, चाहे वो अच्छा दिन था, अच्छे दिन का नारा था, चाहे सबका साथ सबका विकास का नारा था, चाहे मेक इन इंडिया का नारा था, चाहे स्किल इंडिया का नारा था, चाहे स्टार्टअप इंडिया का नारा था, ये नारे अच्छे नारे थे, नारे फ्लॉप नहीं थे। सरकार फ्लॉप हुई है, इसीलिए इन नारों को दोहराया नहीं जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को नहीं दिखा सकती, अखबारों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि नारे फ्लॉप नहीं हुए, इनका इश्तहार फ्लॉप नहीं हुआ, इनका प्रचार फ्लॉप नहीं हुआ, इसकी सरकार फ्लॉप हुई है। और एक फ्लॉप सरकार को ये देश की जनता नहीं चुनने वाली। इस देश को नए नारे उसी फ्लॉप नेतृत्व और सरकार से नहीं, एक आंकड़ा नहीं दिया कि सपा सरकार चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, ना फ्लॉप सरकार चाहिए। सरकार फ्लॉप है या हिट है, चौकीदार चोर है या चौकीदार ने काम किया, यही सवाल है जिनके इर्द गिर्द चुनाव होगा और उससे पहले तो जबरदस्त प्रचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए।